ट्वेल्थ केमिस्ट्री को लेकर इस चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत। प्यारे छात्र छात्राओं, आपको मैं यहाँ पर ये क्लियर कर दूँ कि अब तक हम ट्वेल्थ केमिस्ट्री में सेकंड बुक को पढ़ रहे थे, मींस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब तक इस चैनल पर हमें पढ़ने को मिल रहा था। लेकिन आज से हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री माने जो हमारी केमिस्ट्री की फर्स्ट बुक है उसको स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। और इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो आप जानते हैं, उसका नाम है विलियन, जिसे हम सॉल्यूशन बोलते हैं। इस चैप्टर से अब हम इस चैनल पर आपको फर्स्ट केमिस्ट्री मींस जो आपकी ट्वेल्थ केमिस्ट्री की फर्स्ट बुक है उसको पढ़ने को मिलेगा। और उसमें जो पहला चैप्टर विलियन है उससे हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, इस चैनल की प्लेलिस्ट पर आपको पहले से ही इसी फर्स्ट केमिस्ट्री का एक चैप्टर है रासायनिक बलगतिकी और एक चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक, वो पहले से ही इस चैनल पर उपलब्ध है। तो जब तक मैं इस चैप्टर इस वाले चैप्टर को कंप्लीट कराता हूं तब तक आप उन चैप्टर्स को भी तैयार कर सकते हैं। तो फिलहाल तो हम विलियन से स्टार्ट कर रहे हैं और आप देखेंगे इस चैप्टर के बारे में अगर मैं बात करूं तो विलियन जो चैप्टर है बहुत ईजी चैप्टर है। थोड़ा सा जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या सोचते हैं कि भाई इसमें न्यूमेरिकल बहुत है, तो आपके लिए क्लियर कर दूं, कुछ न्यूमेरिकल्स तो इसके आपने 11th में ही पढ़े होते हैं, जैसे नॉर्मलता, मोलरता, मोललता, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, मोलन्स जिसे आप मोल फ्रिक्शन बोलते हैं। तो इस टाइप से 6-7 फॉर्मूले पर बेस्ड तो न्यूमेरिकल आप पहले ही पढ़ चुके हैं, वो फिर से इसमें रिपीट होने वाले हैं। साथ ही कुछ और फॉर्मूलों पर जैसे हेनरी नियम, राउल्ट लॉ, ये सब जैसी बहुत महत्वपूर्ण चीजें आप इसमें पढ़ेंगे। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो चैप्टर बहुत ही ज़्यादा मोस्ट हो जाता है, कम से कम 7 नंबर और मैक्सिमम 10 नंबर तक इस चैप्टर से आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। तो मेरा सभी स्टूडेंट से यही कहना रहेगा कि आप लोग इस चैप्टर को थोड़ा सीरियसली, थोड़ा सा बहुत शांत मन से इसको आप पढ़ने वाले हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर से बेहतर पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराऊं। मेरा जो इस कहने का मतलब है वो ये है कि मैं आपको पहले समझाऊंगा, फिर थ्योरी आपके लिए लिखूंगा, उसको आप अपनी कॉपी पर प्रॉपर नोट्स बनाते रहेंगे। साथ ही जैसे न्यूमेरिकल आएंगे तो कोई फॉर्मूला आएगा तो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल मैं एक साथ कराऊंगा, फिर दूसरा फॉर्मूला आएगा उसके न्यूमेरिकल करेंगे, फिर कोई और फॉर्मूला आएगा उसके जो आधार पर न्यूमेरिकल है वो करेंगे। तो इस प्रकार से हर फॉर्मूले के आधार पर हम न्यूमेरिकल करते जाएंगे। चैप्टर फिनिश करने के बाद एनसीईआरटी एक्सरसाइज में जितने भी न्यूमेरिकल्स या जो भी प्रॉब्लम है थ्योरी वाली लेकर वो आपको सीरियल से मैं कराता ही हूँ, तो वैसा आपको देखने को मिलेगा। चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे। ऐसे करके इस चैप्टर को हम फिनिश करेंगे और मैं पहले आपको ये केमिस्ट्री की फर्स्ट बुक ही कंप्लीट कराऊंगा। अब उसके बाद हम जैसे सेकंड केमिस्ट्री में मैं आपको पहला चैप्टर करा चुका हूँ, उसके बाद वहां पर पहुंचेंगे। तो एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम 2025 की प्रिपरेशन करने वाले मेरे सभी स्टूडेंट्स को शुभकामनाएं। आपके लिए मैं इस चैनल पर केमिस्ट्री को लेकर बहुत अच्छा सा जो सिलेबस है वो बहुत अच्छे सॉल्यूशन के साथ, बहुत अच्छे समझाने के साथ कंप्लीट कराऊंगा। तो आप इस चैनल पर बने रहिए और साथ ही जो मैं यहाँ से आपको गाइड कर रहा हूँ उसको आप पूरी तरह से मानिए और अपनी पढ़ाई को ठीक से करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस फर्स्ट केमिस्ट्री का पहला चैप्टर विलियन। तो देखिए, जैसा कि चैप्टर के नाम से ही है विलियन, सॉल्यूशन जिसे हम कहते हैं, तो ये ऐसा तो है नहीं कि आप अभी पढ़ रहे होंगे इसको। भाई आपको पहले से भी आपने विलियन की परिभाषाएं सुनी होंगी। तो क्या होता है विलियन? तो देखिए, मैं एग्जांपल की सहायता से अगर बात करूं तो आपने देखा होगा कि घर में आप दूध जब पीते हैं तो उसमें चीनी डालते हैं। तो दूध जो होता है वो अधिक मात्रा में होता है, चीनी कम मात्रा में डालते हैं। या ऐसा तो नहीं है कि चीनी बहुत ज्यादा ले लेते हैं और दूध कम लेते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। आप करते क्या है, दूध ज्यादा मात्रा में होता है, चीनी 1 चम्मच या 2 चम्मच जो भी आप डालते हैं तो कम मात्रा में आप डालते हैं। और फिर जब आप चीनी को चम्मच की सहायता से उस दूध में मिलाते हैं तब आप देखते हैं वो दूध मीठा भी होता है और एक विलियन तैयार हो जाता है, मतलब एक ऐसी फॉर्म बन जाती है, उसको हम उस रूप को हम विलियन बोलते हैं। कैसे? भाई दूध में आपने चीनी घोली तो दूध जो है वो हो गया आपका विलायक और चीनी हो गई आपकी विलियन। इसका मतलब ये है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को, एक पदार्थ दूध हो गया और एक पदार्थ चीनी हो गई, तो कम से कम 2 तो होने चाहिए, ज्यादा कितने भी हों, ज्यादा वाला एग्जांपल भी बताऊंगा। तो जब आप 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं और वो पूरी तरह से मिल जाने चाहिए और वो समांगी मिश्रण बनना चाहिए। समांगी मिश्रण से मेरा मतलब इस बात से है कि वो समान रूप से वो चीनी उस दूध में घुल जानी चाहिए। या फिर ऐसे समझ लीजिए कि दूध के प्रत्येक भाग में जब चीनी घुल गई है तो उस विलयन के प्रत्येक भाग में दूध और चीनी का जो अनुपात है
वो दूसरे भाग में भी वही आना चाहिए, तीसरे भाग में आना चाहिए। अगर इसे थोड़ा कॉमन लैंग्वेज में समझे तो इसका मतलब है कि अगर आपने जब चीनी को दूध में घोल लिया तो एक घूंट दिया, तो जितना मीठा आपको लग रहा है अगले घूंट में भी उतना ही मीठा लगना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आप मिलाएं तो एक निश्चित अनुपात में मिलाएंगे और वो साथ में समांगी मिश्रण बनना चाहिए, समान रूप से वो दोनों एक दूसरे में मिश्रित हो जाने चाहिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, विलन बोलते हैं। यही मैंने देखिए आपके लिए परिभाषा लिखी है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। माने जब दो या दो से अधिक, तो ये तो दो वाला एग्जांपल हो गया, दूध और चीनी वाला। आपने अपने घर पर शिकंजी बनाई होगी या मार्केट में जाकर कभी शिकंजी पी होगी, तो शिकंजी में आप देखिए पानी होता है, पानी के अलावा उसमें वो चीनी भी मिला रहे हैं, वो नमक भी मिला रहे हैं, कुछ जलजीरा भी डाल दे रहे हैं, और भी नींबू का रस भी डाल दे रहे हैं। तो आप देखेंगे पानी सबसे ज्यादा मात्रा में, उसके अलावा चीनी भी है, नमक भी है, जो भी काला नमक यूज कर रहे हैं, उसमें नींबू का रस भी है, उसमें पुदीना का रस भी डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से उसमें आप देख रहे हैं कि दो से ज्यादा चीजें आपस में मिलाई जा रही हैं समांगी रूप से, माने समान रूप से आपस में मिश्रित कर दी जा रही हैं। इसलिए उस विलयन में जो विलायक है वो तो पानी है, लेकिन उसके अलावा जितनी चीजें और मिलाई गई हैं वो विलय हैं। तो इसको भी मैं यहाँ क्लियर कर देता हूं। विलयन में दो घटक होते हैं, एक होता है विलायक और एक होता है विलय। विलयन का वो घटक जो सबसे ज्यादा मात्रा में होगा उसे हम विलायक बोलेंगे। जैसे दूध और चीनी के एग्जांपल में दूध क्या होगा, विलायक। माने विलयन में जो सबसे ज्यादा मात्रा में होगा जो घटक, उसको हम विलायक बोलते हैं। उसी में चीजें घुलती हैं, मिलती हैं समांगी रूप से। और दूसरा घटक होता है विलय। देखिए ये लिखा है मैंने, पहला घटक विलय लिखा है, दूसरा विलायक लिखा। तो विलय क्या होता है घटक, विलयन का ऐसा घटक जो कम मात्रा में होगा और विलायक में घुलेगा। जैसे दूध और चीनी के एग्जांपल में बात करें तो दूध विलायक हो गया और चीनी क्या हो गया, विलय पदार्थ। इंग्लिश में आप विलय को सोल्यूट बोलते हैं और विलायक को सोलवेंट बोलते हैं। तो आपको समझ आ ही रहा होगा कि दूध और चीनी के एग्जांपल में दूध और चीनी का समांगी मिश्रण जब बनेगा तो दूध और चीनी के समांगी मिश्रण को आप बोलेंगे विलयन, चीनी को बोलेंगे विलय, क्योंकि वो कम मात्रा में है और घुलनशील होता है। उसके बाद दूध को बोलेंगे आप विलायक, वो अधिक मात्रा में है और उसमें विलय पदार्थ माने चीनी घुली है। तो विलयन को लेकर मैंने ये 3-4 बातें आपके लिए लिखी हैं, एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन के दो घटक होते हैं, विलय और विलायक। विलय बोलते हैं विलयन का वो घटक जो कम मात्रा में उपस्थित होता है, उसे हम विलय कहते हैं। विलय एक से अधिक हो सकते हैं, जैसे शिकंजी के एग्जाम्पल में पानी के अलावा जो नमक है, चीनी है, नींबू का रस है, ये सब विलय हो गए। तो विलय एक से ज्यादा हो रहा है, तो विलय पदार्थ एक से अधिक हो सकते हैं। जबकि दूसरा घटक है विलायक, तो विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में होगा उसे हम विलायक बोलेंगे, और ये कोई एक ही हो सकता है जो सबसे अधिक मात्रा में होगा। तो एक बार देख भी लेते हैं लिखा क्या है मैंने थ्योरी में। तो देखिए विलयन की परिभाषा में लिखा है दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, ये ध्यान देना जरूरी है, समांगी मिश्रण मतलब समान रूप से मिश्रित हो जाना, निश्चित अनुपात में मिश्रित हो जाना, पूरी तरह से आपस में मिक्स हो जाना, समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। इन पदार्थों की मात्रा परस्पर कम या अधिक हो सकती है। इसका मतलब क्या देखिए, इन पदार्थों की मात्रा माने एक इनमें कम होगा और एक अधिक मात्रा में होगा, तो इन पदार्थों की परस्पर मात्रा कम में अधिक होती है। मींस जो कम होगा वो विलय और जो अधिक होगा वो विलायक, ये लिखा हुआ है। इसका मतलब इसलिए लिखा है विलयन के दो घटक होते हैं, विलय और विलायक। तो विलय कहते हैं विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में होगा, कम मात्रा में उपस्थित होता है, विलय कहलाता है। विलयन में विलय पदार्थ एक से अधिक हो सकते हैं, जबकि विलायक विलयन का वह घटक है जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, विलायक कहलाता है। और विलायक कोई एक ही होगा, कोई एक ही पदार्थ विलायक कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में समझाया गया है, दूध व चीनी के विलयन में जो दूध होगा वो तो विलायक होगा क्योंकि अधिक मात्रा में, और चीनी कैसा होगा, विलय पदार्थ होगा। तो इस प्रकार से आपका जो चैप्टर मैं आज स्टार्ट करा रहा हूँ विलयन, तो विलयन की परिभाषा आपको समझ में आई होगी, विलयन के जो दो घटक हैं ये समझ में आए होंगे। इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। इसके बाद हम विलयन चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो ये बस मेरा कहना रहेगा, आप नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाते रहें, उनको याद करते रहें। कोई डाउट या क्वेरी आती है तो कमेंट के माध्यम से डिस्कस करते रहें। तो देखिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विलयन के प्रकार की, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैंने कुछ टेबल जैसा बनाया, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि विलयन के प्रकारों की बात अगर हम करें तो बहुत सारे आधारों पर विलयन को बांटा जा सकता है। पहला आधार हम मान रहे हैं विलयन में जो दो घटक होते हैं विलय और विलायक, उनकी भौतिक अवस्थाओं के आधार पर, उनकी फिजिकल स्टेट। भौतिक अवस्था मीन्स ठोस द्रव गैस, कि विलय ठोस द्रव गैस है या विलायक ठोस द्रव गैस है। इस आधार पर देखें तो विलयन के 9 प्रकार संभव हैं, जो कि 9 आपको इस टेबल में है, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा और अभी समझ में भी आएगा। तो देखिए आप
पहला जो प्रकार बांट रहे हैं विलेनों को, तो विलेनों का प्रकार किस आधार पर बांट रहे हैं, क्योंकि जब कोई चीज बांटी जाती है तो कोई उसका आधार होता है, और उसका आधार हम क्या रख रहे हैं, विलेय और विलायक की भौतिक अवस्थाएं। मींस विलेय और विलायक किस भौतिक अवस्था में आपस में मिक्स हो रहे हैं, इस आधार पर विलेन 9 प्रकार के होते हैं। उनको देखिए कैसे, तो लिखा है विलेय व विलायक की भौतिक अवस्था मींस ठोस द्रव गैस के आधार पर विलेन निम्नलिखित 9 प्रकार के होते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या टेबल बनाई है, पहला क्रम संख्या है, ये 9 प्रकार है जिसमें शो किए गए हैं। विलेन का प्रकार, कैसा विलेन है, विलेय कौन है, विलायक कौन है, उसका उदाहरण क्या है। तो देखिए हम इसमें क्या कर रहे हैं, पहले क्या काम करते हैं कि विलेय को तो हम ठोस ही मान लेते हैं और विलायक को बदलते हैं। पहले विलायक को ठोस रखते हैं, फिर द्रव, फिर गैस। विलेय ठोस ही रख रहे हैं। तो देखिए जब विलेय ठोस है और विलायक ठोस है तो ठोस ठोस विलेन कहलाएगा। तो इसलिए विलेन का प्रकार माना गया है ठोस ठोस। विलेय ठोस है, विलायक ठोस है। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, मिश्र धातुएं इसका एग्जांपल होती हैं। आपको पता भी है कि जब धातुएं आपस में मिक्स की जाती हैं तब जो बनता है उसे मिश्र धातु कहते हैं। तो धातुएं ठोस होती हैं तो ठोस ही विलायक होता है और ठोस ही विलेय होता है। तो ऐसा एग्जाम्पल मिश्र धातु है, जैसे पीतल हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरा प्रकार, अगर विलेय हमारा ठोस ही रहे लेकिन विलायक द्रव हो जाए तो द्रव में ठोस मींस ठोस द्रव विलेन कहलाएगा वो। तो इसका एग्जाम्पल जो कॉमन बहुत एग्जाम्पल आप देखते हैं, चीनी नमक का जल में विलयन। मींस आपके पास जल है, उसमें आपने चीनी घोल ली तो जल तो क्या हो गया, द्रव हो गया, विलायक आपका द्रव हो गया, और चीनी ठोस होती है तो ये एग्जाम्पल होगा। या नमक जल में घुला हो, या यूरिया जल में घुला हो, माने जब ठोस विलेय पदार्थ हो और विलायक कौन हो आपका, द्रव। तो ऐसे विलेन के प्रकार को हम ठोस द्रव विलेन बोलेंगे। उसका एग्जाम्पल ये रहा। तीसरी बात करें ठोस गैस, क्योंकि विलेय तो तीनों बार हमने ठोस ही माना है, विलायक को हमने एक बार ठोस कर लिया, एक बार द्रव कर लिया और एक बार गैस। तो ठोस गैस, इसमें क्या करेंगे आप, विलेय लेंगे ठोस और विलायक लेंगे गैस। तो आप क्या करें, जो पूरी वायु है उस वायु में आप आयोडीन, आयोडीन ठोस होता है उसको घोल सकते हैं, कपूर होता है, क्योंकि ये दोनों पदार्थ ऐसे होते हैं जो ऊर्ध्वपातित हैं। अगर इनको आप गर्म करेंगे तो सीधे इनको गैस अवस्था में आना होता है, और अगर गैस को ठंडा करेंगे तो सीधे ठोस में बदलना होता है। तो ठोस, आयोडीन और कपूर को जब आप वायु में घोलते हैं तब ये एग्जाम्पल आपका ठोस गैस विलेन कहलाता है। इसके बाद अगर हम चौथा प्रकार करें, अब की बार हमने क्या कर लिया, विलेय को हम द्रव मानेंगे तीनों बार, विलायक तो वही ठोस द्रव गैस रहेगा। तो द्रव ठोस मींस द्रव ठोस विलेन का एग्जाम्पल क्या होगा, जिंक अमलगम। ये आपको जब मैं केमिस्ट्री सेकंड इस चैनल पर पढ़ा है तो वहां पर एक अच्छा कैटलिस्ट है जिंक अमलगम। मींस आपका जो मरकरी है वो द्रव धातु होती है, तो द्रव हो गया। तो ये किसमें, ठोस माने जिंक, जिंक में घुला है, तो इसका मतलब क्या है, ये द्रव ठोस विलेन कहलाएगा। उसका एग्जाम्पल जिंक अमलगम। ऐसे सोडियम अमलगम भी होता है। इसके बाद बात करते हैं द्रव द्रव, माने द्रव विलेय रहेगा और द्रवी कौन रहेगा, विलायक। जब आपस में लिक्विड लिक्विड घुले हैं तो कोई से भी दो लिक्विड, जैसे जल में अल्कोहल, जो लोग ड्रिंक करते हैं उनको पता ही होगा कि अल्कोहल और जल आपस में अगर घुल रहे हैं तो इसका मतलब जल विलायक है और अल्कोहल विलेय है, तो दोनों ही द्रव अवस्था में है, तो द्रव द्रव का प्रकार हो गया। बात करें छठा प्रकार द्रव गैस, क्योंकि हमने विलेय को तो द्रव ही मानना है तीनों बार और उसको बदलना है, विलायक को ठोस द्रव गैस करना है। तो द्रव में गैस मीन्स गैस, तो हमने इसको ऐसा माना है कि पूरी वायु में जब नमी होती है, जलवाष्प होती है, तो वायु तो आपका गैस हो गया, विलायक हो गया, और जो द्रव है जलवाष्प माने वो नमी, नमी माने पानी हो गया एक तरीके से। तो जब वायु में जलवाष्प घुली होती है तो वो द्रव गैस विलेन का प्रकार होगा। इसके बाद सातवां पॉइंट है गैस ठोस। तो अब की बार देखिए इन्होंने, फिर जो बाद के 3 बचे हैं, फिर से अब की बार हम विलेय तीनों बार गैस लेंगे और विलायक को ठोस द्रव गैस कर लेंगे। तो गैस ठोस विलेन क्या होगा, हाइड्रोजन गैस, जो हाइड्रोजन गैस होती है पैलेडियम धातु पर जब अवशोषित करेंगे हम, तो पैलेडियम धातु अगर कहीं लगा दी जाए और हाइड्रोजन गैस हो तो हाइड्रोजन गैस उस पर सोख ली जाती है पैलेडियम द्वारा। तो इसका मतलब ठोस होता है पैलेडियम और गैस हो गया हाइड्रोजन, तो उस पर पैलेडियम पर अवशोषण अगर हाइड्रोजन गैस का होगा तो ये इस विलेन का प्रकार होगा। फिर गैस द्रव, गैस द्रव में कौन आएगा, कोल्ड ड्रिंक। आपने कोल्ड ड्रिंक पी होगी तो आपने देखा होगा जब उसे खोलते हैं तो उसमें से कोई गैस बाहर आती है, हालांकि वो गैस उसमें उस कोल्ड ड्रिंक को बचाने के लिए, लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए भरी जाती है, और वो CO2 गैस होती है एक्चुअल में। तो इस चैप्टर में आपने हेनरी नियम पढ़ना भी है इसी को लेकर कि वो गैस किस टेम्परेचर, किस प्रेशर पर भरी जाती है। टेम्परेचर तो खैर कांस्टेंट होता है, तो वो तभी करेंगे बात फिलहाल। तो गैस द्रव विलेन कहलाएगा क्योंकि द्रव में CO2 गैस घुली होती है, तो कोल्ड ड्रिंक इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद है गैस गैस, मीन्स जब आपका विलेय गैस है और विलायक कौन है, गैस है। तो गैस गैस मीन्स वायु में गैसों का मिश्रण, आपने कुछ गैसों का मिश्रण बनाया और उसे वायु में छोड़ दिया तो वायु में वो घुल जाएंगी, तो वो गैस गैस का प्रकार कहलाएगा। तो इस प्रकार से विलयन के जो प्रकार हैं वो 9 प्रकार भौतिक अवस्थाओं के आधार पर हैं। किसकी, विलेय और विलायक की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर विलयन के 9 प्रकार
मैंने आपको उदाहरण सहित लिख दिए हैं, इसको आप नोट कर लें। एग्जाम में एक्चुअल में यहाँ से तो खैर क्या ही पूछा जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कई बच्चों के दिमाग में इस समय आ रहा होगा, मैं पढ़ा तो ये रहा हूँ लेकिन उनका दिमाग कहीं और होगा, उनको माइंड में आ रहा होगा कि तनु विलेन भी सुना हमने, सांद्र विलेन भी सुना है, तो उसको भी मैं भी बताऊंगा कि वो क्यों होते हैं, क्यों उनको कहते हैं। कुछ होते हैं आंशिक रूप से घुलित विलेन वाले, कुछ पूरी तरह से घुलित, कुछ होते हैं बिल्कुल अमिश्रणीय विलेन होते हैं। तो ये तो खैर हमारा जो अभी वर्गीकरण हमने पढ़ा, ये भौतिक अवस्थाओं के आधार पर पढ़ा विलेय और विलायक की, तो इसको भी आप अपनी कॉपी पर नोट कर लें। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। देखिए विलेन के प्रकार जो टॉपिक हमारा चल रहा है उसमें से एक प्रकार आया था ठोस द्रव विलेन, तो वो भी दो प्रकार का हो सकता है। ठोस द्रव विलेन के प्रकार इसलिए मैंने लिखा है, तो जो ठोस द्रव विलेन मीन्स जिसमें द्रव तो होता है विलायक और ठोस होता है विलेय पदार्थ, उसको हम ठोस द्रव विलेन बोलते हैं। तो वो भी दो प्रकार का होता है, बड़ा पॉपुलर है, सुना होगा आपने। तनु विलेन जिन्हें हम डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं, सांद्र विलेन जिन्हें हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। तो तनु विलेन को पतला विलेन भी कहते हैं। देखिए अब ये तो कंफर्म है कि विलायक ज्यादा होता है विलेय कम होता है, लेकिन जब विलेय पदार्थ विलायक के कंपेयर में बहुत ही कम हो, बहुत ही कम जिसे कह रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए पानी में आपने बहुत 2-3 चीनी के कण डाल दिए हैं, तब उसे हम तनु विलेन कहेंगे, पतला विलेन जिसे कहते हैं। जैसे नॉर्मली हम कह देते हैं ना ये तो बड़ा पतला दूध है या पतला आपने बड़ा विलेन बनाया है, तो उसे हम तनु विलेन बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। लैब में कभी आप गए होंगे तो लिखा होगा बोतल्स पर DIL डॉट, डिल करके लोग पढ़ते हैं उसे, डिल HCl, क्योंकि वो डाइल्यूट HCl मीन्स तनु HCl है। तो वे विलेन जिनमें विलेय पदार्थ विलायक की तुलना में बहुत कम मात्रा में उपस्थित होगा, माने विलेय बहुत ही कम होगा विलायक के कंपेयर, तो उसे हम तनु विलेन बोलते हैं। लेकिन जब सांद्र विलेन माने कंसंट्रेट मीन्स गाढ़ा विलेन, गाढ़े विलेन में क्या होगा, अब ऐसा तो है नहीं कि विलेय विलायक से ज्यादा हो जाएगा, लेकिन हाँ विलेय पदार्थ अपेक्षाकृत अब अधिक होगा। अब इसका मतलब ये है कि आप दूध में 4-5 चम्मच चीनी डाल लें तो वो गाढ़ा विलेन कहलाने लगेगा, या गाढ़ा दूध कहलाने लगेगा, सांद्र विलेन कहलाएगा। तो लिखा है वे विलेन जिनमें विलेय पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है उसे आप सांद्र विलेन कहते हैं, इंग्लिश में उसको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। और बोटल्स पर लिखा होता है CONC डॉट, कंस करके लोग पढ़ते हैं, कंस HCl, क्योंकि कंसंट्रेटेड है, सांद्र HCl है। तो आप समझ जाइए सीधी सी बात, तनु विलेन माने पतले विलेन जिनमें विलेय पदार्थ बहुत ही कम होगा विलायक के सापेक्ष, सांद्र विलेन जिनमें विलेय पदार्थ की मात्रा अपेक्षाकृत थोड़ा अधिक होगी, विलायक से तो कम ही होगा लेकिन थोड़ा विलेय ज्यादा अमाउंट में होगा, उनको हम सांद्र विलेन बोलेंगे। तो ये भी दो प्रकार हैं। अब मैं यहाँ पर देखिए विलेनों के प्रकार को यहीं पर लास्ट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि विलेन इतने ही प्रकार के होते हैं, अभी आप इसी चैप्टर में आगे परासरण दाब के आधार पर विलेनों के प्रकार पढ़ेंगे, वहां पर समपरासारी, अति परासारी, अल्प परासारी, इस टाइप के विलेनों के प्रकार आएंगे, तो वो भी हमने पढ़ने हैं। तो अलग अलग आधारों पर विलेनों के प्रकार बांटे गए हैं। जैसे आपने एक संतृप्त विलेन सुना होगा छोटी क्लास में, संतृप्त विलेन किसे कहते हैं मैं ऐसे ही बता देता हूँ जनरली। आप विलेन पदार्थ को विलायक में घोले जा रहे हैं, तो एक लिमिट ऐसी आएगी, ताप निश्चित कर लें, कांस्टेंट टेम्परेचर कर लें, कि विलेय पदार्थ विलायक में और अधिक ना घुल पाए। जैसे मान लीजिए आप दूध में चीनी घोले जा रहे हैं, आपने 1 चम्मच घोल दी, घुल गई, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच, 5 चम्मच, अब एक लिमिट तो ऐसी आएगी कि चीनी का घुलना बंद हो जाएगा। समझ लीजिए जब निश्चित ताप पर किसी विलायक में विलेय पदार्थ की मात्रा का घुलना बंद हो जाता है, तब ऐसी स्थिति में उस विलेन को हम संतृप्त विलेन कहते हैं। तो वो भी एक प्रकार होता है विलेन का। तो इस प्रकार से विलेन को आप ये नहीं कह सकते कि इतने प्रकार के होते हैं, वो अलग अलग आधारों पर अलग अलग प्रकार होते हैं। जितना हमारे सिलेबस में जिससे हमारा काम चल जाए वो मैंने आपको लिखकर यहाँ पर बता दिए। इनका बड़ा जिक्र होगा न्यूमेरिकल्स में, तो इसको भी आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। बड़ा ही मजेदार रोचक चैप्टर है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल न्यूमेरिकल से आपने घबराना नहीं है जब तक मैं हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल्स को मैं बिल्कुल बांट कर, जो एक जैसे न्यूमेरिकल है एक साथ, जो एक जैसे हैं वो एक साथ, इस प्रकार से मैं कराऊंगा। और फिर जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो बड़ा इजी आपको समझ में आएंगी सब चीजें, तो इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए इसके बाद हम महत्वपूर्ण टॉपिक विलेयता की बात करते हैं, जिसे हम सोल्युबिलिटी भी बोलते हैं। तो विलेयता क्या होता है, वैसे तो मैंने आपके लिए लिखा है, लेकिन पहले मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। मैं आपको बता रहा था इससे पहले संतृप्त विलेन, कि भाई एक विलेन का प्रकार संतृप्त विलेन भी होता है, जिसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। संतृप्त विलेन का मतलब ये होता था कि निश्चित ताप पर, जब ताप निश्चित है, ऐसी स्थिति में विलायक में विलेय पदार्थ की जितनी अधिक से अधिक मात्रा घुल गई हो और अधिक ना घोली जा सके, तब ऐसे विलेन को संतृप्त विलेन कहते थे। तो वहीं से लिया गया है विलेयता को। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, आप ताप निश्चित रखेंगे, कोई विलायक आपके पास निश्चित मात्रा में होना चाहिए। वैसे नॉर्मली कहते हैं कि 100 ग्राम होना चाहिए, माने विलायक की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 100 ग्राम, वरना आप उसको निश्चित मात्रा भी कह सकते हैं। तो निश्चित ताप माने ताप आपने निश्चित कर लिया, ये भी बताऊंगा ताप क्यों निश्चित कर लिया, क्यों, क्योंकि अगर ताप आप बढ़ाते जाओगे तो वो विलेय पदार्थ और बढ़ता जाएगा, घुलना उसका और बढ़ता जाएगा। तो आपने इसलिए एक तो ताप निश्चित करना है,
फिक्स करना है, फिक्स ताप कर लिया आपने। उसके बाद आपने विलायक की निश्चित मात्रा ली, मीन्स जैसे आप दूध में चीनी घोलना चाहते हैं तो दूध आपने निश्चित मात्रा में लेना है, और निश्चित भी कितना ले लेना है, 100 ग्राम ले लेना है। सामान्यतः ऐसा कहा जाता है विलेयता की परिभाषित करने के लिए कि विलायक की मात्रा 100 ग्राम होनी चाहिए। तो 100 ग्राम विलायक ले लिया आपने, एक तरीके से निश्चित मात्रा ले ली, तो निश्चित ताप हो गया, विलायक की निश्चित मात्रा हो गई। इस स्थिति में जो विलेय पदार्थ अधिक से अधिक घुल सकता है, विलेय पदार्थ विलायक में जितना अधिक से अधिक घुल सकता है उसे विलेय पदार्थ की विलेयता बोलते हैं। समझ में आ रहा ना? इसको आप ऐसे समझिए, आपने टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड फिक्स कर लिया, आपने दूध में 100 ग्राम मात्रा ले ली दूध की, अब उसमें आप चीनी घोल रहे हैं, तो जितनी अधिक से अधिक चीनी घुल पाएगी वो उसकी विलेयता कहलाएगी। तो आप ये भी कह सकते हैं कि निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा को संतृप्त करने के लिए विलेय पदार्थ की जितनी मात्रा आवश्यक होती है, माने उस विलायक में और विलेय ना घुल पाए, इसे संतृप्त करना कहते हैं। तो निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय पदार्थ जितना अधिक से अधिक घुल सकता है उसे हम विलेय पदार्थ की विलेयता बोलते हैं, या कह सकते हैं निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलेय पदार्थ की मात्रा विलेयता कहलाती है। यही मैंने आपके लिए परिभाषा में लिखा भी है। देखिए, निश्चित ताप पर किसी विलायक की निश्चित मात्रा में, तो विलायक की भी मात्रा निश्चित कर ली, जैसे 100 ग्राम, जनरली 100 ग्राम ली जाती है, को संतृप्त करने के लिए। संतृप्त करने का मतलब होता है अधिक से अधिक विलेय पदार्थ जितना घोला जा सके, फिर उसके बाद ना घुलता हो विलेय पदार्थ। संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलेय पदार्थ की मात्रा को उस विलेय पदार्थ की विलेयता कहते हैं, सोल्युबिलिटी बोलते हैं। अर्थात में आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि निश्चित ताप पर किसी विलायक की निश्चित मात्रा में अधिक से अधिक घुलने वाली विलेय पदार्थ की मात्रा, माने दूध में दूध की निश्चित मात्रा और निश्चित ताप पर जितना अधिक से अधिक चीनी घुल सकती है उसे चीनी की विलेयता बोलेंगे, उस विलेय पदार्थ की विलेयता कहते हैं। इसलिए इसका मात्रक जो होता है मुख्यतः ग्राम लीटर इनवर्स या मोल लीटर इनवर्स होता है। तो इस प्रकार से ये विलेयता का मात्रक है। न्यूमेरिकल में इस टाइप का जब मात्रक आएगा तो आप समझेंगे ये विलेय पदार्थ की विलेयता दी हुई है, तो इसको भी आप अपनी कॉपी पर नोट कर लें। इसके बाद महत्वपूर्ण टॉपिक ये जो विलेयता को लेकर है वो पढ़ेंगे, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, माने ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो विलेयता को प्रभावित करते हैं, विलेयता को किसी विलेय पदार्थ की बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, तो इसको आप नोट करें। तो देखिए, मैंने आपके लिए यहाँ पर विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक लिखना स्टार्ट किया है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि विलेयता को जो कारक प्रभावित करते हैं वो 3 से 4 कारक ज्यादा प्रभावित करते हैं। उनमें पहला है ताप का प्रभाव, तो मैं आपको समझा देता हूं पहले, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो देखिए, विलेयता को कैसे ताप का प्रभाव प्रभावित करता है। सामान्यतः अगर हम देखें तो अगर हमारा विलेय पदार्थ मान लीजिए ठोस है और जिस विलायक में हम घोल रहे हैं वो द्रव है, क्योंकि जनरली आपने देखा होगा विलेन का जब हम नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में यही आता है कि पानी में कोई चीज घुल रही है, दूध में कोई चीज घुल रही है, कि पानी लगभग सार्वत्रिक विलायक है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट माना जाता है कि मोस्टली चीजें उसमें घुल जाती हैं। तो विलायक हमारा द्रव होता है और जो विलेय पदार्थ है वो ठोस होता है, जनरली तो यही होता है। तो इसीलिए अगर हम ऐसी बात विलेयता को लेकर करें ऐसे विलेनों के लिए, मीन्स जिसमें विलेय पदार्थ तो ठोस हो और विलायक जो है द्रव है, तो ताप अगर आप बढ़ाएंगे तो विलेयता बढ़ती जाएगी। इसका मतलब क्या है, विलेय पदार्थ उस विलायक में ज्यादा घुलेगा। माने हम ये कह दें कि अगर आप दूध में चीनी घोल रहे हैं तो चीनी घुल रही है, लेकिन अब आपने दूध को गर्म भी करना शुरू कर दिया, उसका ताप बढ़ाना शुरू कर दिया, तो चीनी और ज्यादा घुलना शुरू कर देगी। इसका आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ठंडे पानी में चीनी का घुलना और एक बार गर्म पानी में चीनी का घुलना, तो गर्म पानी में ज्यादा घुलेगी, जल्दी घुलेगी। उसका रीजन ये है क्योंकि जब आप ताप बढ़ाते हैं तो जो विलेय के कण हैं उनकी गति ऊर्जा बढ़ती है, और गति ऊर्जा बढ़ने की वजह से उन विलेय के कणों का विलायक के कणों के साथ टक्कर संगत होना वो ज्यादा हो जाता है, ज्यादा संख्या में होता है, जल्दी होता है। इस वजह से क्या होता है, विलेय पदार्थ विलायक में ज्यादा घुलना प्रारंभ कर देता है। इसलिए कह देते हैं सामान्यतः ताप बढ़ाने पर जो ठोस विलेय पदार्थ हैं उनकी द्रव विलायक में विलेयता बढ़ती है, सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। जबकि अगर मान लीजिए विलायक तो द्रव हो लेकिन अब आपने गैस घोलनी है, उसमें विलेय पदार्थ गैस है आपका, जैसे कोल्ड ड्रिंक समझिए, तो कोल्ड ड्रिंक में जो लिक्विड है, जो द्रव है, जो विलायक है, उसमें आप गैस घोलना चाहते हैं क्योंकि वो लंबे समय तक सुरक्षित रहे। आपने देखा भी हो कोल्ड ड्रिंक जब खोलते हैं तो ढक्कन खोलें तो उसमें से गैस बाहर आती, तो वो गैस घोली गई थी ना उसमें। तो अगर आपका विलेय पदार्थ गैस है और विलायक जो है आपका द्रव है, तब अगर आप ताप बढ़ाएंगे तो फिर उस गैस की विलेयता कम हो जाएगी, माने गैस का घुलना कम हो जाएगा। उसका रीजन ये है क्योंकि गैस के अणुओं की गति ऊर्जा पहले से ही बहुत ज्यादा होती है, और दूसरी बात यह है गैसों का द्रव में घुलना ऊष्मक्षेपी प्रकृति का होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इसका मीन्स ऊष्मा खुद से निकलती है। और लासातली ये कहते हैं अपने नियम में, जो आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था, कि जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा निकलती हो उनका ताप नहीं बढ़ाना चाहिए, उनका ताप
कम करना चाहिए। तो इसलिए क्या देते हैं कि अगर आपका विलेय पदार्थ गैस हुआ और विलायक द्रव हुआ तो ताप बढ़ाने पर विलेयता कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि गैसों का द्रवों में घुलना ऊष्माक्षेपी प्रकृति का होता है, तो इसलिए हमें उसमें ताप कम रखना होगा। यही मैंने आपके लिए थ्योरी में लिखा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको शॉर्ट नोट में आ सकता है कि ताप का प्रभाव विलेयता के जो विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक में जो ताप का प्रभाव है उसको आप दर्शाइए, उसको बताइए। तो देखिए क्या है, सामान्यतः ताप बढ़ाने पर ठोस विलेय पदार्थ की द्रव विलायक में विलेयता बढ़ती है। माने अगर आप जनरली ताप बढ़ाते हैं तो जो ठोस विलेय पदार्थ होता है उसकी द्रव विलायक में विलेयता बढ़ जाती है, क्योंकि ठोस विलेय पदार्थ के अणुओं की गति ऊर्जा बढ़ जाती है और फिर वो लगातार विलेय के कण विलायक के कणों से लगातार टकराते हैं, जल्दी जल्दी टकराते हैं। इस वजह से सामान्यतः ताप बढ़ाने पर ठोस विलेय पदार्थ की विलेयता द्रव विलायक में बढ़ती है। जबकि हम गैस की बात करें तो गैस विलेय पदार्थ की द्रव विलायक में विलेयता ताप बढ़ाने पर क्या हो रही है, घटने लगती है। क्यों? क्योंकि गैसीय अणुओं की गति ऊर्जा पहले से अधिक होती है। अगर आप ताप दोगे तो और ज्यादा हो जाएगी, तो वो टकराने की बजाय और निकल कर भागेंगे द्रव में से। और साथ में गैसों का द्रव में घुलना ऊष्माक्षेपी प्रकृति का है, माने ऊष्मा निकलने जैसा है। जबकि लासातले कहता है कि ऊष्माक्षेपीय विक्रियाओं के लिए ताप कम होना चाहिए। तो अगर आप गैसों की विलेयता द्रव में बढ़ाना चाहते हैं तो आपको ताप कम करना होगा, जबकि ठोस विलेय पदार्थ की द्रव विलायक में विलेयता बढ़ाना चाहते हैं तो ताप अधिक रखना होगा। तो इस प्रकार से विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक में ताप का प्रभाव आपको समझ आया होगा। इसके बाद हम जो इसके अन्य कारक प्रभावित करते हैं विलेयता को, उनकी बात करते हैं। इसको आप अपनी कॉपी में, ये दूसरा और तीसरा जो फैक्टर है उसमें है विलेय के कणों का आकार, विलेय और विलायक की प्रकृति। तो पहले बात कर लेते हैं विलेय के कणों के आकार की। तो आप इसको ऐसे समझिए, एक बार आपके पास चीनी के जो कण हैं थोड़े मोटे हैं और एक बार चीनी बारीक पिसी हुई है, पतले कण हैं। तो आप खुद बताइए कि कौन सी चीनी दूध में या पानी में जल्दी घुल जाएगी, जो भाई बहुत पिसी हुई है या जिसके कण बहुत छोटे हैं। तो इसलिए कहते हैं कि विलेय के कणों का आकार जितना छोटा होगा उसकी विलेयता उतनी अधिक होगी, माने वो विलेय पदार्थ ज्यादा घुलेगा विलायक के साथ। फिर है विलेय और विलायक की प्रकृति। प्रकृति से मतलब है कि वो किस प्रकार के यौगिक है। मान लीजिए विलेय तो है आपका आयनिक प्रकृति का और विलायक भी आयनिक प्रकृति का है, या विलेय सहसंयोजी प्रकृति का है और विलायक भी सहसंयोजी प्रकृति का है, तो वो उनकी विलेयता अधिक रहेगी। माने ऐसा कहते हैं केमिस्ट्री में जो सेम नेचर के होते हैं वो आपस में ज्यादा घुलनशील होते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि विलेय और विलायक सेम प्रकृति के हैं, समान प्रकृति के हैं, समान स्वभाव के हैं, मीन्स आयनिक आयनिक हैं दोनों, या दोनों सहसंयोजी हैं, तो फिर विलेयता बढ़ेगी। जबकि मान लीजिए विलेय तो है आयनिक प्रकृति का और विलायक है सहसंयोजी प्रकृति का, तो फिर विलेयता कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कंप्लीट हो जाते हैं। इनमें बोर्ड एग्जाम में ताप का प्रभाव ज़्यादा पूछ लिया जाता है, और अगर अलग से क्वेश्चन आए कि विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए तो मैंने आपको समझा दिए हैं, इसको भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए इसके बाद हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इसमें, वो है जो इस चैप्टर का मेन पोर्शन है, आप ये कह सकते हैं विलेयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियाँ। विलेयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियाँ, मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखिए ये इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि यहाँ से बहुत सारी विधियाँ आएंगी जिनमें एक तरीके से फॉर्मूले आएंगे, उन फॉर्मूलों पर न्यूमेरिकल्स आएंगे। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं एक एक करके आपको एक एक फॉर्मूले से परिचय इंट्रोड्यूस कराऊंगा और साथ में उसके न्यूमेरिकल भी हम तभी करेंगे और फिर एक्सरसाइज में हमें ये सब देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा विलेयन की सांद्रता होती क्या है। देखिए जैसे नॉर्मली हम विलेयन की मात्रा को लेकर बहुत सारी विधियां हैं हमारे पास, जैसे क्या आप किसी विलेयन को लीटर में नाप लेते हैं, कई बार केजी में भी नाप लेते हैं, कई बार एमएल में भी नाप लेते हैं। ऐसे करके विलेयन की मात्रा को मापने की जो इकाई हैं वो अलग अलग टाइप की हैं। ऐसे ही विलेयन की सांद्रता को व्यक्त करने की अलग अलग विधियां हैं, लेकिन पहले हमें विलेयन की सांद्रता को समझना पड़ेगा। तो विलेयन की सांद्रता से मतलब होता है कितने विलायक में कितना विलेय पदार्थ घुला हुआ है। माने विलेयन में आपको पता है दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। तो विलायक की कितनी मात्रा में विलेय की कितनी मात्रा घुलनशील है, इस बात को हम विलेयन की सांद्रता या विलेयन का संगठन कहते हैं। संगठन मीन्स उसमें कौन कौन चीजें कितनी मात्रा में है, माने विलेय कितना है विलायक कितना है, इस बात को हम उस सॉल्यूशन का कंपोजिशन या कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो ये मैंने लिखा है किसी विलायक की निश्चित मात्रा में घुलनशील विलेय की मात्रा को उस विलेयन का संगठन या सांद्रण कहते हैं। इसको व्यक्त करने की निम्नलिखित विधियां, ये आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होता है। तो सबसे पहली छोटी और आसान विधि है द्रव्यमान प्रतिशत। माने आप विलेयन की सांद्रता को व्यक्त करने की जो पहली यूनिट है या पहली विधि है वो द्रव्यमान प्रतिशत है।
इसका मतलब अब आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि हमें सीधे सीधे ऐसे बहुत सारे मेथड्स की चर्चा करनी है अब आगे को, कि कितनी विलय की कितनी मात्रा में कितना विलय है। तो उसके लिए पहला द्रव्यमान प्रतिशत है, इसको हम W/W बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको भी बताऊंगा। देखिए फिलहाल इसको आप समझिए, जैसे आप अपनी परसेंटेज निकालते हैं, 10th आपने पास किया, 11th पास किया, तो आपने परसेंटेज निकाली होगी। तो कैसे निकालते हैं, जितने आपके मार्क्स आए, जितने अंक आपने प्राप्त किए और कितने में से किए, उसका अनुपात और गुणा 100, क्योंकि परसेंटेज हमेशा इंटू 100 करके आती है, परसेंटेज 100 में होती है। तो इसलिए आप क्या करते हैं, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणा 100, मीन्स जितने आप मार्क्स लेके आए और जो टोटल था वो अपॉन में लिखेंगे और इंटू 100। सेम यहाँ है, आपको पता है कि विलयन में विलय है, तो विलय का जो द्रव्यमान प्रतिशत होता है वो विलय के द्रव्यमान और किसका अनुपात होता है, विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का, जैसे हम विलयन का भी कह सकते हैं, वो मैंने नीचे लिखा है दूसरे रूप में उसे, और गुणा 100। मीन्स विलय का द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला होगा, जिसका द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है उसी का द्रव्यमान ऊपर, नीचे कुल द्रव्यमान, कुल में कौन आएगा, विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, और परसेंटेज की वजह से गुणा 100। जैसे इसे इसी फॉर्मूले को देखिए इस तरीके से लिख दिया गया है, विलय का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय का द्रव्यमान बटे विलय के द्रव्यमान और विलायक के द्रव्यमान को जोड़कर हम विलयन का द्रव्यमान कहते हैं, गुणा 100। तो इसलिए इसकी डेफिनेशन हो सकती है कि विलयन में उपस्थित विलय के द्रव्यमान तथा विलयन के कुल द्रव्यमान के अनुपात को, विलय के द्रव्यमान तथा विलयन के कुल द्रव्यमान के अनुपात को द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान प्रतिशत आप उसको कहते हैं। साथ में इसको हम W/W से इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ऊपर भी द्रव्यमान है नीचे भी द्रव्यमान है, तो W/W इसको इसलिए बोलते हैं। आपने देखिए जैसे कफ सिरप आता है या और भी इस टाइप की जो लिक्विड में आपकी मेडिसिन आती है, दवाइयाँ आती हैं, तो उसका जो कंपोजिशन लिखा होता है कि इसमें ये चीज़ इतने इतने अमाउंट में है, तो आपने वहाँ देखा होगा कि ये लिखा होता है जो भी अमाउंट है इतना परसेंट W/W। तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर उस विलयन में जो कंसंट्रेशन, जो सांद्रता शो की जा रही है, व्यक्त की जा रही है, वो द्रव्यमान प्रतिशत में व्यक्त की जा रही है। तो आप इस पूरी थ्योरी को और इस फॉर्मूले को लिख लीजिए। इसके बाद में इसके आधार पर एक दो न्यूमेरिकल आपको कराता हूँ, फिर एक हम दूसरी सांद्रता की विधि पर चलेंगे, तो इसको आप अपनी नोट कर लीजिए। तो देखिए द्रव्यमान प्रतिशत के आधार पर एक न्यूमेरिकल मैंने आपके लिए लिखा है। क्या है, 10 ग्राम सुक्रोज 100 ग्राम जल में घुलनशील है। सुक्रोज आप पता है गन्ने की चीनी को बोलते हैं, ठीक है ना। तो 10 ग्राम सुक्रोज 100 ग्राम जल में घुलनशील है, तब आपने सुक्रोज का द्रव्यमान प्रतिशत बताना है। तो सबसे पहले देखिए, चूंकि ये न्यूमेरिकल स्टार्ट, अब ये पहला ही न्यूमेरिकल है इस चैप्टर से, तो जब न्यूमेरिकल आपको आएगा फिजिक्स में भी आप ऐसा ही करें, सबसे पहले जो वैल्यू दी है उसको आप नोट कर लीजिएगा। ये सबसे अच्छा तरीका है, फुल मार्क्स आपको एग्जामिनर देंगे बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले आप सुक्रोज की मात्रा नोट कर लेंगे, सुक्रोज की मात्रा। तो सुक्रोज की मात्रा आपको कितना दी है, 10 ग्राम दी है। इसके बाद जल की मात्रा आपको दी गई है, तो जल की मात्रा कितना दी है, 100 ग्राम दी है, ठीक। तो यहाँ पर कम मात्रा में सुक्रोज है तो विलय हो गया, और जल ज्यादा मात्रा में है तो विलायक हो गया। तो आप चाहें तो इसके ब्रैकेट में लिख सकते हैं ये विलय है, और इस जल को आप लिख सकते हैं कि ये क्या है, ये विलायक है, ठीक। अगर उस फॉर्मूले लिखना चाहें, तब आपको बताना क्या है, जो दिया था वो हमने नोट किया, और जो हमें फाइंड आउट करना है, जो बताना है, उसको आप क्वेश्चन मार्क लगा कर लिखिए। सुक्रोज का द्रव्यमान प्रतिशत आपने बताना है, ये क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो देखिए सिंपल सा फंडा होता है न्यूमेरिकल्स करने का, कि जो वैल्यू आपको दी है उसको नोट कर लीजिए, जो आपको ज्ञात करना है, जो फाइंड आउट करना है, उसको क्वेश्चन मार्क लिखिए, और फिर उसका फॉर्मूला लिखिए। तो अगर आपको सुक्रोज का द्रव्यमान प्रतिशत बताना है तो क्या फॉर्मूला होना चाहिए भाई, सुक्रोज का द्रव्यमान प्रतिशत, मैंने क्या कहा था अभी, जिसका द्रव्यमान प्रतिशत आपने ज्ञात करना है उसी का द्रव्यमान ऊपर आएगा। तो सुक्रोज का द्रव्यमान, ठीक, सुक्रोज का द्रव्यमान, और नीचे आएगा जो टोटल है, मीन्स सुक्रोज का प्लस जल का। तो सुक्रोज का द्रव्यमान प्लस जल का द्रव्यमान, और परसेंटेज की वजह से हम क्या लिख लेते हैं, इंटू 100 कर लेते हैं। अगर मैं जैसे विलय और विलायक में लिखना होता तो आपको पता है कि सुक्रोज विलय है, तो विलय का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है, विलय का द्रव्यमान बटे विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। तो इसके बाद आप लिख सकते हैं
सुक्रोज का द्रव्यमान कितना है भाई 10, फिर नीचे सुक्रोज है 10 और जल का द्रव्यमान कितना है 100 इंटू 100, तो 10/110 इंटू 100, इसको ऐड करेंगे तो 110 हुआ। इस वाले एक जीरो से अभी कैंसिल हुआ, तो ऊपर बचा 100/11। ठीक, अब इतने बच्चे तो है नहीं कि कैलकुलेशन कर नहीं पाएंगे, तो आप इसकी कैलकुलेशन इसकी इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। और जो भी आपका यहाँ पर आंसर आएगा, ये चीज़ मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, कैलकुलेशन खुद से करनी है, उतने परसेंट W/W हो जाए। जिनको कैलकुलेशन नहीं आती है वो मेरे से कमेंट में लिख दें, मैं कैलकुलेशन करना भी सिखा दूंगा, लेकिन आपने इतना तो कम से कम करना ही होगा, सब कुछ रेडीमेड आपको मिल ही रहा है। तो कैलकुलेशन जरूर कीजिए, सीधे 11 से डिवाइड करना 100 को, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो आप देखिए कितना ईजिली ये क्वेश्चन हो गया है। अब इसके क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, कोई ऐसा इसमें घुमावदार क्वेश्चन नहीं आता कभी भी द्रव्यमान प्रतिशत में, मास परसेंटेज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आप। इसमें बस केवल इतना कर सकते हैं, सुक्रोज की जगह ग्लूकोज बोल देंगे, जल की जगह कुछ और विलायक ले लेंगे। बस इसमें किसी फॉर्मूले से मतलब नहीं होता, किसी पदार्थ की प्रकृति से मतलब नहीं इसके न्यूमेरिकल्स में। इसमें तो सीधी सी बात है, एक विलेय होगा एक विलायक होगा। विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत पूछ रहा है, विलेय का द्रव्यमान ऊपर आ जाया करेगा, नीचे को ला जाया करेगा इंटू 100, बाकी कैलकुलेशन। और जब आएगा आंसर तो आप परसेंटेज W/W उसका मात्रक लिख देंगे। तो अगर कोई और न्यूमेरिकल ऐसा भी हो सकता है, 5 ग्राम ग्लूकोज 95 ग्राम जल में घुला है, तो ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत बताइए, तो फॉर्मूला ये हो जाएगा, ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर ग्लूकोज का द्रव्यमान बटे ग्लूकोज का द्रव्यमान प्लस जल का द्रव्यमान इंटू 100। तो इस प्रकार से आप इसके और भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो जब एक्सरसाइज में आएगा, या अभी मैं और भी, अभी जब ये सारी सांता व्यक्त करने की विधि कंप्लीट हो जाएंगी तो मिक्सिंग करके मैं न्यूमेरिकल आपको करा दूंगा। तो मैंने ये पूरा विश्वास आप रखिए कि आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल मैंने कराने हैं, जिससे आपको बहुत ईजी हो जाए चीज़ें, तो डरना नहीं है बिल्कुल भी। तो हमारी विलयन की सांता को व्यक्त करने की पहली विधि कंप्लीट हो जाती है, जो कि क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत, और बहुत ईजी है। इस न्यूमेरिकल को आप अपनी कॉपी पर नोट कीजिए। इसके बाद हम सांता व्यक्त करने की दूसरी विधि की बात करेंगे। देखिए, बात करते हैं विलयन की सांता को व्यक्त करने की दूसरी विधि की। इसका भी बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स में आपको देखने को मिलेगा। पार्ट्स पर मिलियन, जिसको शॉर्ट्स में PPM भी बोलते हैं, क्योंकि ये इंग्लिश का वर्ड एक्चुअल में हिंदी में लिखा है मैंने, PPM पार्ट्स पर मिलियन। तो इसमें और द्रव्यमान प्रतिशत में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। द्रव्यमान प्रतिशत में आपको इंटू 100 करना होता है, यहाँ पर पार्ट्स पर मिलियन में इंटू 10⁶ करना होता है। क्यों? क्योंकि मिलियन में 10⁶ ग्राम, 10⁶ होते हैं मिलियन मीन्स, तो इसलिए 10⁶ आपको लिखना है। बाकी आप देखिए, विलेय की सांता PPM में, वही जिसकी सांता PPM में है तो उसी का द्रव्यमान ऊपर है, और नीचे विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। इसको दूसरे रूप में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, विलेय की सांता PPM में मीन्स विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान, क्योंकि विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक वाले को विलयन का द्रव्यमान बोलेंगे। बस इंटू 100 ना करके क्या करना है, इंटू 10⁶ करना है। क्यों करना है? क्योंकि PPM में सांद्रता है। अगर ये द्रव्यमान प्रतिशत होता तो इंटू 100 होता। तो इसका न्यूमेरिकल भी सेम PPM, मतलब PPM का जो न्यूमेरिकल है सेम द्रव्यमान प्रतिशत के जैसा होता है। तो मैंने साथ में आपको समझाने के लिए न्यूमेरिकल भी लिखा है। 5 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम जल में घुला है, तब ग्लूकोज की सांद्रता PPM में ज्ञात कीजिए। अगर ये पूछते कि ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करते, इसी फॉर्मूले में ऊपर ग्लूकोज का द्रव्यमान आता, क्योंकि ग्लूकोज की सांद्रता पूछी है, नीचे ग्लूकोज और जल का आता, बस इंटू 100 करते, बस यहाँ क्या कर देंगे, इंटू 10⁶ कर देंगे। तो इसके सोल्यूशन को आप देखिए, तो हमें ग्लूकोज की सांद्रता बतानी है PPM में, तो फॉर्मूले को इस टाइप से लिखेंगे, ग्लूकोज की सांद्रता PPM में। तो अगर हमें ग्लूकोज की सांद्रता PPM में बतानी है तो पहले ऊपर ग्लूकोज का द्रव्यमान आएगा, तो फॉर्मूला लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मींस ग्लूकोज का द्रव्यमान अपॉन, मैंने आपसे कहा था, देखिए हाँ नोट नहीं किया मैंने, नहीं तो आप एग्जाम में जब आएगा तो कैसे करना है, पहले ग्लूकोज की मात्रा लिखनी है, फिर जल की मात्रा लिखनी है, फिर ग्लूकोज की सांद्रता PPM में क्वेश्चन मार्क लगाना है, फिर यहाँ से करना है ग्लूकोज की सांद्रता PPM में बराबर ग्लूकोज का द्रव्यमान अपॉन में आएगा ग्लूकोज का द्रव्यमान प्लस जल का द्रव्यमान, बस गुणा 100 ना करके आपको 10⁶ लिखना है, क्योंकि PPM की वजह से। बस अब आप वैल्यू रख दीजिए। तो ग्लूकोज का द्रव्यमान कितना है 5, फिर नीचे ग्लूकोज का 5 आएगा प्लस जल कितना है 100 और इंटू 10⁶, तो ये हो गया 5/105
10⁻⁶। बाकी आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे और लास्ट में आंसर में ppm लिख दीजिएगा बस, ठीक है ना। तो इसको आप ये समझिए कि ये द्रव्यमान प्रतिशत के जैसा है। यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ, द्रव्यमान प्रतिशत या ppm के न्यूमेरिकल में कई बार वो ऐसे भी कह सकते हैं कि 5 ग्राम ग्लूकोज को घोलकर इतने ग्राम विलयन बनाया गया, ठीक। तो फिर आप ऊपर तो मात्रा 5 ही आ जाएगी, वो कह रहे हैं इतने ग्राम विलयन बनाया गया, तो सीधे फिर विलयन की लिख देना। फिर ये मत करना कि 5 में जितना विलयन बनाया गया उसको जोड़ के लिख दो, समझ रहे ना। अभी तो वो ये कहता है कि 5 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोला, तो कुल के लिए तो 100 और 5 को जोड़ना पड़ता है। लेकिन अगर वो इसी लैंग्वेज में कह देता 5 ग्राम ग्लूकोज को जल में घोलकर 100 ग्राम विलयन बनाया गया, तो जल में कितने जल में घोला इससे मतलब नहीं है, 100 ग्राम बन गया टोटल विलयन, तो फिर नीचे सीधे सीधे विलयन की मात्रा 100 आएगी। ये कंफ्यूजन रहता है कई बार बच्चों को, इसको तभी जोड़ना है जब वो क्लियर कह रहा है कि 5 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोला है, तो फिर विलयन कुल कितना हुआ, 5 हुआ प्लस 100 हुआ, 105 हुआ। लेकिन अगर वो ये कहे कि 5 ग्राम ग्लूकोज को जल में घोला और 100 ग्राम विलयन बनाया गया, तो सीधे सीधे विलयन की मात्रा 100 ग्राम हो गई। फिर आप ऊपर 5 लिखेंगे, नीचे 100 ही लिखेंगे, फिर 5 प्लस 100 नीचे नहीं करेंगे, क्योंकि विलयन जब बनाया ही 100 ग्राम गया है तो ऊपर तो 5 आएगा, नीचे 100 आएगा, चाहे द्रव्यमान प्रतिशत का न्यूमेरिकल हो चाहे ppm का न्यूमेरिकल हो, ठीक है ना। समझ में आ रही होगी मेरी बात। तो इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की 2 विधि यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। फिर इसके बाद तीसरी विधि की बात करते हैं विलयन सांद्रता व्यक्त करने की तीसरी विधि, जिसका नाम है आयतन प्रतिशत। इसको हम v/v से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए द्रव्यमान प्रतिशत के जैसा है। द्रव्यमान प्रतिशत में तो जो मात्राएं हैं वो द्रव्यमान में होती हैं, इसमें जो मात्राएं होंगी वो ml मीन्स मात्राएं होकर आयतन होगा, तो इसलिए इसका नाम आयतन प्रतिशत रख दिया गया है। वहां द्रव्यमान प्रतिशत है क्योंकि मात्राएं ग्राम में है, द्रव्यमान दिए हैं माने विलेय और विलायक के। यहाँ पर आपको विलेय और विलायक के आयतन दिए होंगे, फॉर्मूला वही ऐसे इसी प्रकार से चेंज हो जाता है। विलेय का आयतन प्रतिशत क्या होगा, अब आयतन प्रतिशत है तो विलेय का आयतन लेंगे, जब विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत था तो विलेय का द्रव्यमान ले रहे थे, तो बस सिंपल सी बात, विलेय का आयतन प्रतिशत विलेय का आयतन, और नीचे आएगा विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन इंटू 100, परसेंटेज की वजह से इंटू 100 ही है। इसको अगर नीचे वाले को विलेय और विलायक को ऐड कर लें तो विलयन का आयतन हो जाएगा। इसे दूसरे रूप में इस प्रकार से लिखा हुआ है, विलेय का आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन अपॉन में विलयन का आयतन इंटू 100। इस पर न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल में आप देखिए आयतन दिए होंगे विलेय और विलायक के, जैसा देख रहे हैं आप 30 ml अल्कोहल 100 ml जल में घुलनशील है। तब आपको अल्कोहल का आयतन प्रतिशत ज्ञात करना है। तो अल्कोहल जल में घुला है और आपको पता ही है कि 30 ml अल्कोहल जो पीते पाते होंगे तो उनको पता ही होगा कि वो पैक 30 ml 40 ml जो होते हैं 60-80 ml, तो एक तरीके से वो पैक बना रखा है और पूछ रहे हैं कि अल्कोहल का आयतन प्रतिशत कितना है। तो 30 ml अल्कोहल है, 100 ml जल में घुला है, तो अल्कोहल का पूछ रहे हैं। तो देखिए पहले आपको वैल्यू नोट करनी चाहिए, मैं यहाँ कर नहीं रहा हूँ, लेकिन जब आप कॉपी पर करें तो ऐसे ही लिखें अल्कोहल का आयतन बराबर 30 ml। चलिए कर ही देता हूँ, अल्कोहल का आयतन हो गया आपका 30 ml और जल का आयतन हो गया आपका 100 ml। ठीक, आपको अल्कोहल का आयतन प्रतिशत बताना है, इसको क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। अल्कोहल का आयतन प्रतिशत इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो जो आपको फाइंड आउट करना है उसी का फॉर्मूला आप लिखिए। तो यहाँ लिखते हैं अल्कोहल का आयतन प्रतिशत बराबर तो अल्कोहल का आयतन प्रतिशत है तो अल्कोहल का आयतन ही ऊपर आएगा, और मैं फॉर्मूला बार बार लिख नहीं रहा हूँ, सीधे वैल्यू लिखता हूँ। तो अल्कोहल का आयतन प्रतिशत तो अल्कोहल का आयतन ऊपर आएगा मीन्स 30, नीचे अल्कोहल प्लस जल का और इंटू क्या कर देंगे 100, तो 30/130 इंटू 100, ये 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये 300/13, इसको डिवाइड कर लेंगे। जैसा मैंने कहा कैलकुलेशन जिसको नहीं आती है वो मेरे से मालूम करें। जो भी आंसर आएगा उसको परसेंटेज v/v लिखेंगे। जैसे द्रव्यमान प्रतिशत में हम प्रतिशत लगा के w/w लिखेंगे, ऐसे यहाँ पर परसेंटेज लगाकर v/v लिखेंगे। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम मीन्स आयतन अपॉन आयतन, क्योंकि इस बार विलेय की आयतन दिया होगा और विलयन का भी आयतन दिया होगा, तो इसलिए v/v। वहाँ पर द्रव्यमान होता है इसलिए w/w होता है, वेट बाई वेट। तो इसलिए इसके न्यूमेरिकल भी देखिए है तो सेम और द्रव्यमान प्रतिशत जैसा ही, वही वहाँ पर द्रव्यमान दिए होते हैं विलेय और विलायक के, यहाँ पर आयतन दिए हैं। तो इस पर भी न्यूमेरिकल
आपको इसी तरीके के मिलेंगे। तो यहाँ पर विलेन की शांता को व्यक्त करने की ये तीसरी विधि कंप्लीट हो जाती है। ये पढ़ाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि न्यूमेरिकल जब हम और अन्य विधियों के करेंगे तो वहाँ पर कई बार विलेय की मात्रा सीधे ना देकर वो विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत दे देते हैं या विलेय का आयतन प्रतिशत दे देते हैं, तो उस हिसाब से हमें विलेय और विलायक की मात्रा निकालनी पड़ जाती है या उनके आयतन निकालने पड़ जाते हैं। इसलिए भी आपको ये सही से आना चाहिए। तो इसको भी आप अपनी कॉपी पर नोट कर लें। तो देखिए, विलेन चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया है, इस पहले महत्वपूर्ण लेक्चर में हमने बहुत सारे टॉपिक को कवर किया है। मैं लास्ट में आपको एक बार रिवाइज करा दूं। हमने विलेन क्या होता है, विलेन के क्या प्रकार हैं, विलेन में जो विलेन के प्रकार में भी जो अलग से प्रकार हैं वो सब डिस्कस किए। साथ में हमने विलेन की विलेयता होती है उसको डिस्कस किया। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक हमने पढ़े। साथ ही जो इस चैप्टर का महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हमने स्टार्ट किया, जिसका नाम है विलेन की शांता को व्यक्त करने की विधियां। उनमें से 3 विधि हम पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी? द्रव्यमान प्रतिशत, पार्ट्स पर मिलियन और आयतन प्रतिशत, जो कि लगभग तीनों एक जैसी ही हैं। तो आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में इतने ही टॉपिकों को हम कवर कर रहे हैं। अगले लेक्चर में हम विलेन की शांता को व्यक्त करने की जो आगे की विधि है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, उनकी बात करेंगे। ये 3 तो इजी विधि हैं और इनका यूज अन्य शांता व्यक्त करने की विधि या अन्य इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उनमें होता है, इसलिए भी इसको पढ़ाना जरूरी था। इसके बाद जो विलेन की शांता को व्यक्त करने की विधियां आने वाली हैं वो है मोलरता, नॉर्मलता, मोललता, मोलंस, जिसे मोल फ्रिक्शन या मोल प्रभाज भी कहते हैं। तो इस प्रकार से वो जो 4 और अन्य शांता व्यक्त करने की विधि है उनकी बात होगी। तो आने वाला लेक्चर और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा और अब धीरे धीरे जैसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक आते जाएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो जब तक नया लेक्चर आएगा आप इस लेक्चर को अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, इसको रिवाइज कीजिए। किसी का कोई डाउट या क्वेरी है तो मेरे से मालूम करते रहिए। जैसा कि मैं